गुड मॉर्निंग डियर। CW एग्जाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैथ पढ़ने चल रहे हैं, यानी कि 1 फरवरी 2023 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है। देखिए आप सभी लोग, क्या कह रहा है। कह रहा है हिंदू आरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं, यानी कि कितनी 3 अंकीय संख्या है, यानी 3 डिजिट नंबर से कितने हैं हिंदू अरबी संख्या प्रणाली। तो हम लोग जानते हैं 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भैया, 100 से स्टार्ट होती है, यानी कहाँ तक जाती है। जैसे 101 हुआ, 102 हुआ, ऐसे डैश डैश कहाँ तक जाएगी, 999 तक जाएगी। क्योंकि अगर हम 1000 ले लेते हैं भैया, तो इसमें कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट हो गए। हमें कितने डिजिट बताना है भैया, 3 डिजिट, यानी 3 अंकों की संख्या हमें बतानी है। तो यानी कुल संख्या हमें निकालना है, तो कुल संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। क्या होता है भैया, पहली यानी कि अंतिम संख्या क्या है 999 माइनस 100, और प्लस क्या होगा भैया 1 होगा। 999 में से 100 को घटा देंगे तो कितना बचा 899 प्लस 1, जब जोड़ देंगे तो कितना होगा भैया 900, यानी कि 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 अंकों की संख्या 900 होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है भैया, तो ऑप्शन इसमें भी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। दूसरे नंबर का कह रहा है, यदि 9,89,89,898 तो 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा। तो भागफल कितना होगा, किससे भाग करना है भैया, 98 से भाग करना। किसमें भाग करना है, 9,89,89,898, यानी कि 98 से 98 लाना है तो कितनी बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, एक बार, यानी 98 का नंबर 98 कट गया। अब 9 को उतारेंगे तो 98 से 9 में हम टेबल आएगा, नहीं आएगा, तो हम कितना बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो कौन सी संख्या उतारेंगे, यानी 8 उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा तो 98 का नाम 98 निकट गया, तो फिर 9 को उतारेंगे, फिर नहीं जाएगा तो कितनी बार 0 ले जाएंगे, फिर एक बार 0 ले जाएंगे, तो किसको उतारेंगे, 8 को उतारेंगे, फिर 98 का नाम 98 कट जाएगा, 9 को उतारेंगे तो फिर टेबल नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे भैया 0 बढ़ाएंगे, तो कितनी बार गया, एक बार गया, यानी 98 का नाम 98। अब कोई संख्या नहीं बची, तो कितना हुआ भैया, यानी सी नंबर सही होना चाहिए। कोई अंक छूट गया क्या इसमें, फिर से देखिए 98 से भाग करना है कितना, एक 98 उतारे, फिर दूसरा 98, फिर तीसरा 98 और चौथा 98, यानी कितना 98 है, एक 98, 2 98, 3 98, 4, यानी 4 बार होना चाहिए, 1 2 3 4। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी 98 का नम 98, फिर 9 को उतारेंगे, 0 को बढ़ाएंगे, 8 उतरा, यानी एक बार जाएगा, तो कितना हुआ भैया 98 का नम 98, फिर 9 को उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 को उतारेंगे, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी 98, फिर 9 को उतारेंगे
तो कितनी बार जाएगा, 0 को बढ़ाएंगे तो 8 को उतार लेंगे तो 98 का नम 98, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, यानी सी ऑप्शन सही होगा, यानी 10 10 101। अब तीसरे नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि तीनों घंटियां प्रातः 7:15 एक साथ बजती हैं तो फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी। जब ऐसा क्वेश्चन कहा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो किसका निकालना है भैया, 12 मिनट और 20 मिनट और 36 मिनट का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 20 और 36 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 2 से काटेंगे, 2 6 12, 10 दूनी 20, 18 दूना 36, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18। अब किससे काटेंगे भैया, 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, 5 ऐसे उतर जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, 1 हुआ, 5 उतर जाएगा, 3 एक नम 3, यानी अब किससे कटेगा, यानी 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा भैया, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजे 180। तो एलसीएम हमारा कितना होगा भैया, 180। एलसीएम हमारा कितना होगा, 180। 180 एलसीएम निकला। ये किस में निकला भैया, ये मिनट में निकला, मिनट में निकला है। कह रहा है यदि तीनों घंटियां 7:15 एक साथ बजती हैं तो पहले हम इसको घंटे में बदलेंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसे हम घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। जब 60 से भाग करेंगे, इसको घंटे में बदलेंगे, 0 से 0 कटा, 6 कन्नम 6, 6 त्रिक 18, इन्हें कितने घंटे आ गए भैया, 3 घंटे आ गए। कितने घंटे आ गए, 3 घंटे। अब जो समय दिया है जहां पर एक साथ बजी हैं, यानी 7:15 पे बजी हैं, इसमें 3 घंटे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, यानी 10:15 में वे फिर से एक साथ बजेंगे। एक साथ वो कब बजेंगे, 10:15 पर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा भैया, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चौथे नंबर का आप लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसका भागफल नहीं ज्ञात किया जा सकता, जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। यानी निम्न से मतलब 1 से विभाजित किया जाए, 0 से विभाजित किया जाए, स्वयं संख्या से विभाजित किया जाए, यानी -1 से विभाजित किया जा सके। क्या कह रहा है, भागफल नहीं ज्ञात कर पाए। अगर हम किसी भी संख्या में, जैसे हम संख्या 5 लेते हैं तो संख्या में 1 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, भागफल कितना आएगा, 5 आएगा। इसमें भागफल तो हम क्या कर रहे हैं भैया, ज्ञात कर रहे हैं। जैसे ये भैया 25 हुआ, 25 में अगर हम 1 से भाग करते हैं तो भागफल इसमें कितना आएगा, तो 25 आएगा। यानी कि हम इसमें भागफल क्या कर पा रहे हैं, ज्ञात कर ले रहे हैं, यानी हमें मालूम हो पा रहा है। फिर कह रहा है 0 से अगर हम किसी भी संख्या में, जैसे हम 10 ले लेते हैं, अगर 0 से हम भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा भैया, अनंत बार जाएगा। यानी अनंत को हम किसी मान से निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं तो उसका भागफल हम ज्ञात नहीं कर सकते। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, ऑप्शन इसमें भी सही होगा। फिर कह रहा है कि स्वयं संख्या से, जब भैया हम जैसे हम लेते हैं 6, अगर हम 6 में स्वयं से उसी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। इसका भागफल हम क्या करेंगे भैया, ज्ञात कर लेंगे, इसलिए ये नहीं होगा। अगर -1 है, हम किसी भी संख्या में 5 है, जैसे 5 में अगर -1 से भाग करेंगे तो ये -5 होगा, तो इसका भागफल हम ज्ञात कर पा रहे हैं, इसलिए आंसर नहीं होगा। पूछा है किसका भैया, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसका भागफल नहीं ज्ञात किया जा सकता, तो 0 से अगर हम किसी संख्या में भाग करते हैं तो अनंत बार जाता है, यानी अनंत आता है।
अनंत को हम किसी भी मान से निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो भागफल निर्धारित नहीं किया जा सकता, अर्थात हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन इसमें भी सही होगा। अब आप लोग अगले सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या किससे विभाजित होगी? यानी भैया संख्या क्या है, किससे विभाजित होगी? यदि संख्या के अंकों का योगफल, अगर योगफल भैया 3 से विभाजित हो जा रहा है तो हमारी संख्या किससे विभाजित होगी? यानी 6 से। जैसे हम ले लिए भैया 5 और 6, इसका अंकों का योगफल निकालेंगे कितना होगा? 6 5 11। या जैसे हम भैया 76 ले लेते हैं, इसका योगफल कितना होगा? 7 6 13। फिर कह रहा है अंकों के योगफल में 3 का गुणज हम करेंगे तो ये किससे विभाजित होगा? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? हाँ 3 से कटेगा। 13 3 39 हो जाएगा भैया। जब हम इसमें 3 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 13 आएगा। इसलिए किससे कटेगा भैया? विभाजित होगा 20 से कटेगा, अर्थात 3 से कटेगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। जैसे भैया हमने ले लिया 56 ले लिया, जब इसको हम जोड़ेंगे 6 5 11, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दे रहे हैं, क्या ये संख्या 6 से कट रही है? 11 3 33, तो ये संख्या क्या है भैया? 6 से नहीं कट रही है, तो ये गलत होगा आंसर। अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं भैया 55, इसका योग, अंकों का योगफल निकालेंगे 5 5 5 10 हो गया। फिर कह रहा है कि इसमें 3 से गुणा कर दो, 10 3 30 हो गया ना भैया। कौन सी संख्या हो गई? 10 3 30। क्या इसमें हम 9 से भाग कर सकते हैं? नहीं भाग कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही होगा। यानी किसी भी संख्या के अंकों के योगफल में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो हमेशा वो किससे डिवाइड होगा? तो 3 से विभाजित होगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा बी इसमें सही होगा। 6ठे नंबर का जवाब आप लोग दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से दो भिन्न समतुल्य हैं। समतुल्य मतलब क्या होता है भैया? बराबर। समतुल्य मतलब क्या होता है? बराबर। सम माने समान, तुल्य माने बराबर। किसके बराबर है? तो कह रहा है कि 1/4 और 2/4, क्या ये आपस में बराबर हैं? कह रहा है 1/4 और की जगह हम जैसे बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, यानी 2/4। अगर हम इसको तिरिया गुणा करते हैं भैया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं? जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो ये समतुल्य नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा भैया? 3 दूनी 6, यानी तिरिया गुणा करते हैं तो 3 दूनी कितना होता है भैया? 6 बराबर 3 एकम 3। क्या ये भैया दोनों पक्ष बराबर हैं? नहीं बराबर है, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। 5 इसका तिर्यक गुणा करेंगे भैया तो कितना होगा? 5 तिहाई 15, और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं? दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं है। अब डी वाला सही भी होना चाहिए। कह रहा है भैया 4/3, क्या कह रहा है भैया? 4/3 और 8/6, जब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा भैया? 6 चौको 24 बराबर, और 3 8 24। देखिए इसमें दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष इसमें बराबर हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अब अगले सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? ये किसकी लागत अधिक है? पहले नंबर में कह रहा है 25 डजन आर्टिकल्स ईच ऑफ द ₹350, यानी 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है भैया? 350। यानी कितने दर्जन वस्तुएं हम खरीद रहे हैं भैया? 25 दर्जन खरीद रहे हैं। तो एक दर्जन में कितने वस्तुएं होती हैं? एक दर्जन में कितने वस्तुएं होती हैं भैया?
एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं भैया? 12 वस्तुएं होती हैं ना भैया। फिर कह रहा है 25 दर्जन, यानी हमें कितना निकालना है भैया? 25 दर्जन निकालना है। तो 25 में क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे। फिर कह रहा है प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है? 350, यानी कि एक प्रत्येक मतलब एक वस्तु की कीमत कितनी है भैया? 350। अब इसको गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 6 30, गुणे कितना हो गया? 350, यानी 3 जीरो है, 3 जीरो लिख लो बाबू। 35 तिहाइयां कितना होता है? 105, यानी 5 तिहाई 15 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, यानी कितना रुपया आ गया भैया? कितना रुपया आ गया? यानी इतना आ गया। फिर कह रहा दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, यानी कि 250 पैकेट प्रत्येक 350 रुपए हैं, यानी कि कितने पैकेट है भैया? 250 प्रत्येक का, यानी एक पैकेट का मूल्य कितना है भैया? 350। तो 250 पैकेट का मूल्य क्या होगा भैया? तो हम 350 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 25 पंजे कितना होता है? 125 होता है। 25 से 75, 75 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 87। तो किसका अधिक है भैया? ये वाला दूसरा वाला कितना है? 87,500 है। ये कितना है? 10,000 कितना है? 1,05,000, मिट गया। 1,05,000 है। तो 1,05,000 अधिक है या 87,500 अधिक है? तो कौन सा अधिक है भैया? 1,05,000 अधिक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इसमें क्या होगा भैया? सही होगा। फिर कह रहा है अगले सवाल का जवाब दीजिए। किसका जवाब दीजिए भैया? अगले सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा है कि 2,750 मिलीलीटर इज इक्वल टू, यानी किसके बराबर है? यानी 2,750 मिलीलीटर किसके बराबर है? 27.50 लीटर के बराबर है, या 0.275 लीटर के बराबर है, या 2 लीटर 2 लीटर 750 मिलीलीटर के बराबर है, या 275 लीटर के बराबर है। एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं भैया? 1000 मिलीलीटर होते हैं। अगर हम लीटर को मिलीलीटर में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे भैया? 1000 से हम गुणा कर देंगे। तो ये लीटर में है। अगर 27.50 में हम किससे गुणा करेंगे? 1000 से। 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी इतना हो जाएगा, 3 अंक और 3 जीरो और बढ़ेगा। तो कितने अंक के बराबर दशमलव लगाएंगे? 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे ना भैया। तो कितना हो गया? 27,500। क्या 2750 है? नहीं, 27,000 ये 500 है, इसलिए इसके बराबर नहीं है, ये गलत है। फिर हम इसको हल करते हैं ना भैया। 0.275 लीटर है। लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? 275, यानी 3 जीरो बढ़ा देंगे। तो कितने अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव। ये कितना हो गया? 275 मिलीलीटर हो गया। ये क्या ये 2750 मिलीलीटर के बराबर है? नहीं बराबर है, तो इसलिए भी ये ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है भैया 2 लीटर 750 मिलीलीटर है ना भैया। अब लीटर को किस में बदलेंगे? मिलीलीटर में बदलेंगे। तो 2 में से अगर हम 1000 से गुणा कर दें, अब प्लस ये मिलीलीटर में है तो इसको हम नहीं बदलेंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2000 प्लस 750। जब इसको जोड़ेंगे तो 0.5 यानी 7 यानी 2750 मिलीलीटर। क्या ये 2750 मिलीलीटर के बराबर है? हाँ बराबर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 9वें नंबर का जवाब दीजिए भैया। 9वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को
16:35 चलकर एक एर्नाकुलम जंक्शन पर 30 अगस्त 2021 को 7:30 पर पहुंचती है। भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय कितना होगा? अब भैया 16:35 कह रहा है, इसको मतलब ये क्या हुआ, पीएम में पहुंच रही है, यानी कि 4:35 यानी कब पहुंच रही है भैया? पीएम में पहुंच रही है, पीएम पर चलती है, सॉरी। फिर 30 अगस्त 2021 को 7:30 में पहुंचती है, तो ये किस कब पहुंच रही है भैया? एएम में पहुंच रही है, यानी सुबह पहुंच रही है। तो रेलगाड़ी कहां से चलती है? भोपाल से चलती है। कब चलती है भैया? 28 अगस्त 2021 को चलती है। जब ये 29 अगस्त पर पहुंचती है, यानी ये कितने बजे चलती है भैया? रात में 4:35 पर चलती है, और 29 तारीख को यानी 29 अगस्त को 4:35 रात में जाएगी, तो कितने घंटे होंगे भैया इसमें? 24 घंटे हो जाएंगे। यानी कि 28 अगस्त से 29 अगस्त 4:35 रात तक कितने घंटे होंगे? 24 घंटे होंगे। अब फिर क्या कह रहा है, कितने कब पहुंच रही भैया? 30 अगस्त। कब पहुंच रही है? 30 अगस्त। 30 अगस्त को पहुंची भैया, तो कितने बजे पहुंचती है? 7:30 पर, यानी कि रात में पहुंची है 4:35 से लेकर 7:30 तक कितने समय होंगे? यानी कि 14 घंटे 35 यानी कि बचा 25 10 30 कितना हो जाएगा? 35 मिनट, यानी 14 घंटे और 55 मिनट लगा। कितना लगा भैया? 14 घंटा 55 मिनट लगे। कुल कितना समय ले रही है भैया? इधर 24 घंटा लिया और इधर कितना लिया? 14 घंटे यानी 55 मिनट लिया। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 4 8 यानी 2 1 3 38 घंटे और 55 मिनट लगेंगे। कितना समय लेगा भैया? 38 घंटे 55 मिनट। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। यानी कि 28 अगस्त 2021 को 16:35 से चलती है और 30 अगस्त 2021 को 7:30 यानी सुबह में पहुंचती है। तो भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा में लिया गया समय कितना है भैया? 38 घंटे 55 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन डी इसमें सही होगा। संजय कुमार यादव बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। 9वें का डी नंबर, हाँ ऑप्शन आपने बहुत सही दिया। अब अगले सवाल भैया संजय आप अगले सवाल का जवाब दीजिए, यानी 10वें नंबर का जवाब दीजिए। कह रहा है, क्या कह रहा है? एक स्टील की तार एक वर्ग बनाई जाती है, एक स्टील की तार से एक वर्ग बनाई जाती है, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है भैया? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्या बनाया जा रहा है तार से भैया? वर्ग बनाया जाता है जा रहा। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है भैया? 484। तो क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है भैया? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा यानी 4 है, परिमाप होता है ना। क्षेत्रफल क्या होता है? a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 484। तो भुजा का मान निकालेंगे तो कितना होगा? 484 अंडर रूट में, तो a बराबर कितना होगा? 22 का वर्ग यानी 22 सेंटीमीटर होगा। ये क्या निकला हमारा भैया? भुजा निकला। तो कह रहा है तार से बनाया जाता है, यानी तार की लंबाई किसके बराबर होगी? तार की लंबाई, यानी कि जैसे भैया ये तार इतना लंबा है, कोई लंबाई का है ये तार, अगर हम वर्ग बना देते हैं तो इस वर्ग को चारों तरफ से घेरेंगे,
ये चारों तरफ से जो घेरा गया है इसे हम क्या बोलते हैं? परिमाप। तो तार की लंबाई किसके बराबर होगी? वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? फार्मूला यानी 4 गुणे भुजा होता है। हो रहे तो 4 गुणे एक का मान अभी निकाले हैं, कितना है भैया? 22 है। 22 कितना होता है? 88 सेंटीमीटर। यानी तार की लंबाई कितनी है? 88 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है भैया यदि इस तार को एक वृत्त का आकार मोड़ दिया जाए, कौन सा आकार का मोड़ दिया जाए? वृत्त का आकार। अगर हम वृत्त बना रहे हैं भैया तो इसके चारों तरफ जो घेरे हैं तो क्या निकाल रहे हैं? वृत्त का परिधि निकाल रहे हैं। तो इस तार की लंबाई जितनी होगी वो किसके बराबर होगी? वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि तार के लंबाई के बराबर है। तो तार की लंबाई अभी हम कितना निकाले? 88 सेंटीमीटर। तो क्या होगा भैया? 88 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, यानी 88 हो गया। 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88 होता है। आर बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भैया? 7 दूनी 14। कितना होगा भैया? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब कह रहा है भैया 11 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। क्या बोल रहा है? कह रहा है प्रेमा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया। आधा घुमाया मतलब अपोजिट कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है। घुमा उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखे, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी पहले जैसे उसकी आकृति वैसी आकृति दिखनी चाहिए। कितने अंक से भैया? 0 से 9 तक। अगर भैया हम 0 को घुमाते हैं तो क्या होगा? 0 होगा। अगर 1 को घुमाएंगे तो इसकी आकृति कैसी होगी? 1 को 1 ही होगा ना। 2 को अगर हम घुमाएंगे तो इसकी आकृति ऐसी होगी। अगर हम 3 को घुमाएंगे तो इसकी आकृति ऐसी हो जाएगी। ये 5 है, 5 को हम जब घुमाएंगे तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। 6 कैसे दिखेगा भैया? 9 जैसे दिखेगा। 7 की आकृति कैसी हो जाएगी? उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और 8 का तो सेम टू रहेगा, यानी 8 ही रहेगा। 9 कैसे दिखेगा भैया? 6 जैसे दिखेगा। 9 तक ही दिखना। फिर कह रहा है कि 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया जाता है। तो अंकों को चुनिए जो पहले जैसे दिख रहे हैं। पहले जैसे कौन दिख रहा है? 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 8 दिख रहा है। और बाकी सबकी आकृतियां क्या है भैया? सबका शेप अलग अलग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3, 5 देखिए डिफरेंट है, नहीं होगा। 6, 9 देखिए उल्टा दिख रहे हैं। और 8 यानी 0, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यानी 0 और 1 और 8 इनकी आकृतियां क्या है? बदल नहीं रही है। तो ये पूछ रहा है कि जो पहले जैसे ही दिखती थी वही आपको लिखना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अब अगले सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। ये तो डेली सवाल हो रहा है ना भैया, डेली सवाल हो रहे हैं ना। कह रहा है 5 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है? 5 और 1/3 में समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी? डिग्रियों की संख्या निकालनी है। समकोण मतलब क्या है? 90 अंश। 5/3 15, 1 16/3 गुणे क्या हो जाएगा भैया? 90। 3 से काटेंगे 30/3 90, 16/3 48 यानी 480 डिग्री होगी। कितना होगा? 480। संजय का जवाब आ गया कि 12 में कौन सा सही बोल रहे हैं? ऑप्शन सी यानी 480। अफरीन सिद्दीकी भी ऑप्शन कौन सा दे रही हैं? बी।
लेकिन भैया आप लोग आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन भी लिखिए ना, किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हो, तभी तो पता चलेगा ना। अगले सवाल का आप लोग दीजिए जवाब। कह रहा है 13 नंबर में, 13 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू, दिए गए संख्या पैटर्न में कौन सी संख्या के स्थान पर, इन्हीं की संख्या कौन सी दिया है भैया, हम लिखते हैं संख्या, 1 दिया है, 6 दिया है, 15 दिया है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क, इन्हीं हमको यही संख्या निकालना है, और 45,66 इन्हीं 91। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा नंबर आएगा, यानी कौन सी संख्या आएगी, आप लोग बताइए। क्या कर रहा है भैया, एक में कितना जोड़े 6 हो जाए, 5 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है 5, और 6 में कितना जोड़े कि भैया 15 हो जाए, यानी 9 जोड़ रहा है, 9 6 15 हो जा रहा है। अब देखेंगे भैया ये 5 जोड़ा फिर 9 जोड़ा, कितना बढ़ाया 4 बढ़ाया, कितना बढ़ाया 4, यानी 5 4 9। फिर इसमें देखते हैं 45 में कितना जोड़ रहा है, 1 6 में से 5 गए 1, 6 में से 4 गए कितना 2। अगर फिर इसमें कितना जोड़ रहा है, 11 में से 6 गए 5, 8 में से 6 गए 2। देखिए भैया इसमें कितना जोड़ा है, +4 कर रहा है। तो अगर ये 9 हम जोड़े हैं तो 9 के बाद हम कितना संख्या जोड़ेंगे, 9 4 13। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 9 4 13 संख्या जोड़ेंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 1 1 2 हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ेंगे भैया, इसमें 28 में कितना जोड़ा है कि 45 हुआ है, 13 4 17, कितना जोड़ा है भैया 17 जोड़ा है। तो जोड़ेंगे 8 7 15 2 1 3 1 4, तो हमारा आंसर कितना होगा 28 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अब अगले सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। कह रहा है विभिन्न स्टेशनों के लिए एक रेल टिकटों का मूल्य नीचे तालिका में दिए गए हैं। विभिन्न स्टेशन के लिए रेल टिकटों का मूल्य दिया है। रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ, एक रेणुका है, रेणुका अपनी कितनी सहेलियों के साथ, 2 सहेलियों के साथ, कितनी सहेलियों के साथ 2 सहेलियों के साथ स्टेशन ए से डी तक जाना है। उसे उन 3 टिकट लेती है, कितना टिकट लेती है भैया, 3 टिकट के लिए कितनी राशि देनी होगी। देखिए भैया स्टेशन ए से दूरी है और स्टेशन तक, यानी स्टेशन ए से बी तक की दूरी 57 है और उसका किराया कितना है 12 रुपए, यानी 50 पैसे। और फिर स्टेशन ए से सी तक की दूरी 175 है, किराया कितना है 28 रुपए है। और स्टेशन ए से लेकर स्टेशन डी तक की दूरी कितनी है भैया 366, किराया कितना है 49.5। और फिर ए से ई तक की दूरी कितनी है 495 है और किराया कितना है भैया 62.5 है। तो हमें कहां तक जा रही है रेणुका, ए से डी तक जा रही है और इसमें टिकट की कीमत निकालनी है। ए से डी तक की कीमत कितनी है भैया 49.5 है। ए से डी तक टिकट की कीमत कितनी है भैया 49.5 है, कितना है 49.5 है। तो रेणुका जी कितना टिकट ले रही है, 3 टिकट ले रही है, तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 9 त्रिक 27, 1 28, हासिल 2, 4 तिहाई 12, 2 14, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो गया 148.5 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा 14 में। अब 15 नंबर का जवाब आप लोग दीजिए। कह रहा है 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयां मापी, कितने बच्चों ने लंबाइयां मापी 6 बच्चे ने, जिनका परिणाम निम्न प्रकार से है। 109 सेंटीमीटर, 114.7 सेंटीमीटर, 102.9 सेंटीमीटर, 99.7 सेंटीमीटर, 109.5 सेंटीमीटर, 112.2 सेंटीमीटर। इन्हें कितने बच्चे हैं भैया 6। इनके
इन सभी बच्चों की औसत की लंबाई ज्ञात कीजिए। औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब इसमें कितने डाटा दिए हैं देखिए, 109, 114.7, 102.9 और कितना दिया 99.7, 199.7 और कितना दिया 109.5, 112.2 सेंटीमीटर। अब योगफल का मतलब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 7 16, 16 7, 23 23 5 28, 2 30, हासिल 3, 9 4 13, 13 2 15, 15 9, 15 9 कितना 24, 24 9 33, 33 2 35, 35 3 38, हासिल 3 हुआ। 3 1 4, 4 9 4 13, 13 1 14, 1 2 3 4 5 यानी 6, कितना हो गया 648। अब क्या कह रहा है? कुल पदों की संख्या कितना आ गया? 648.0 है, 648। पदों की संख्या कितनी है भैया? 6 है। पद कितना है? यानी बच्चों की संख्या कितनी है? 6। तो भाग करेंगे कितना होगा? 6 6 0 648.0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 16 नंबर का जवाब दीजिए। कह रहा है बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह किसका कथन है? मतलब ये वाक्य किसने कहा कि बहुत सारे गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसने दिया है? जॉर्ज पोलिया ने दिया है, डेविड ह्यूलर ने दिया है, हेनरी पोइनकेयर ने दिया है या श्रीनिवास रामानुज ने दिया है? किसने ने दिया है? इस वाक्य को किसने कहा है? कि किसका कथन है भैया? डेविड ह्यूलर की है। किसकी है? डेविड ह्यूलर की है। 17 नंबर का जवाब आप लोग दीजिए। कह रहा है गणित की एक अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, आपके पास 9 सैकड़े हैं और आपको इनमें से 9 दहाइयां लेनी है या निकालनी है। कितने सैकड़े हैं भैया? 9 सैकड़े हैं। 9 सैकड़े में से कितना निकालना है भैया? 9 दहाई निकालना है। आपको कितनी संख्या प्राप्त होगी? आपको कितनी संख्या प्राप्त होगी? एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मुझे 0 मिलेगा। जब अध्यापिका ने कहा कि अगर 9 सैकड़े में से 9 दहाई निकालते हैं तो कितना बचेगा, तो बच्चे ने जवाब दिया कि 0 बचेगा। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला क्या कह रहा है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल हो सके इसके लिए अध्यापक को प्रश्न को संख्यात्मक रूप प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे ये शब्दों में लिखा है कि 9 सैकड़े में से कितना दहाई निकालना है? 9 दहाई निकालना है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि आप इसको किसमें लिख दीजिए भैया? संख्यात्मक रूप में लिख दीजिए। यानी 900 में से यानी 9 सैकड़े में से 9 दहाई अर्थात 900 में से 90 घटा दीजिए। ये सही होगा। विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। क्या बच्चा अगर 9 सैकड़े में से 9 दहाई को घटा रहा है तो 0 बचेगा? 0 नहीं बचेगा। इसका मतलब कि बच्चा क्या कर रहा है? सवाल का जवाब गलत दे रहा है। अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्तर खोज पाने की प्रक्रिया समझाने के लिए कहना चाहिए और तदनुसार उपचारात्मक युक्त की योजना बनानी चाहिए। या अध्यापक को सही प्रणाली देते हुए प्रश्न का हल श्यामपट्ट में प्रस्तुत करें।
तो सबसे बढ़िया इसमें कौन सा होगा भैया, ये वाला सही होगा, क्योंकि अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्तर खोज पाने की प्रक्रिया समझाने के लिए कहना चाह रही, यानी कि अध्यापिका जो है भैया वो बच्चों से बोल रहे हैं कि आप सवाल को कैसे हल किए हो, आप मुझे समझाइए। जब बच्चा समझाएगा, अपनी प्रक्रिया बताएगा, उसमें जो त्रुटि होंगी तो अध्यापिका पहचान लेंगे और उसका निवारण भी कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा सबसे बढ़िया, तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। यस टू सौरभ भैया बता रहे हैं कि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। आप लोग 18 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप सभी लोग 18 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रियंका यादव बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, तो गुड मॉर्निंग मैम, सभी को गुड मॉर्निंग। कह रहा है 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब 200 में से 135 को घटाने के लिए कहा गया तब विद्यार्थी जोर से बोला, क्या जोर से बोला, 140, 145, 150 और 200 में से 150 को घटा रहा है, कितना होगा, 50 है। तो यह 50 प्लस 15 यानी 65 होगा, इसलिए 200 में से 135 घटाएंगे तो 65। यानी कि जब बच्चे को 200 में से कितना घटाने के लिए कहा गया, 135 घटाने के लिए कहा गया, तो 200 में से 135 घटाएंगे तो 65 आंसर आएगा। लेकिन एक बच्चा बोलता है कि 140, 150 और 150 यानी कि 45, अगर हम 200 में से 150 घटाते हैं, पहले वो कौन सी प्रक्रिया कर रहा है कि 200 में से 150 को घटा रहा है तो 50 बच रहा है, फिर 50 में 15 को जोड़ दे रहा है तो 65। यानी बच्चा जो है आंसर तो जवाब सही देता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा उपयोगी की गई युक्तियों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए बोलता है भैया, विद्यार्थी ने प्रश्न को हल करने के लिए एक वैकल्पिक युक्त का उपयोग किया जो कि विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ को दर्शाती हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है, यह एक अस्पष्टीकरण विधि है। भैया जो बच्चा कर रहा है प्रक्रिया वो अस्पष्टीकरण विधि है, नहीं वो कर रहा है, आंसर सही आ रहा, वो अपने प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है, यानी अस्पष्टीकरण विधि कर रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। विद्यार्थी दुविधा में है और इसलिए योग की अवधारणा का उपयोग करके व्याकरण की समस्या का उपयोग किया है। बच्चा दुविधा में है, अगर बच्चा भैया दुविधा में होता तो आंसर सही नहीं देता ना, तो इसलिए क्या दुविधा कहा, गलत है। विद्यार्थी दुविधा में है और इसलिए योग की अवधारणा का उपयोग करके व्याकरण की समस्या को हल कर रहा है, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत। बच्चा क्या कर रहा है, विभिन्न विद्यार्थियों ने प्रश्न को हल करने के लिए एक वैकल्पिक युक्त का उपयोग कर रहा है, ये अपनी एक प्रक्रिया, अपनी एक प्रोसेस कर रहा है जो कि विद्यार्थी के अवधारणा समझ को दर्शाती है, यानी बच्चा के कॉन्सेप्ट को दर्शा रही है, बच्चा कैसा मतलब प्रक्रिया कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रियंका कह रहे हैं कि ऑप्शन ए सही होगा, संजय भी बोल रहे हैं और सौरभ भी बोल रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 19 नंबर का जवाब दीजिए, 19 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए दी 37 प्लस डैश प्लस 9 बराबर 42 प्लस 9 प्लस डैश। उपयुक्त प्रश्न के माध्यम से निम्नलिखित में से किन अवधारणात्मक का शिक्षण किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही, समीका है, समानुपातिकता है, अस्थानी मान है, योग की सहचारी नियम है, प्रतिरूप पैटर्न है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। क्या कह रहे हैं भैया, 37 प्लस 9, भैया देखिए इसमें 42 नहीं है तो इसमें हम 42 लिख दें, और इसमें 42 प्लस 9 तो इसमें 37 नहीं है, तो यही 37 भरा जाए। तो क्या कह रहे हैं भैया, दोनों पक्ष अगर 37 42 प्लस 9 में जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो रहा है, 42 प्लस 9 प्लस 37 के बराबर हो रहा है, यानी कि क्या है, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इसमें समीका का मतलब इक्वलिटी मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों पक्ष
बराबर है, ये वाला सही है। बी में क्या दिया, समानुपातिकता, क्या ये समानुपात में डिवाइड कर रहे हैं, ये तो नहीं प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। स्थानीय मान, यानी बच्चे स्थानीय मान निकाल रहे हैं, ये भी प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। योग का सहचारी नियम कर रहे हैं, ये बात तो सही कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, योग का सहचारी नियम कर रहे हैं, और प्रतिरूप यानी पैटर्न को पहचान रहे हैं, तभी तो इसमें 42 लिखे, इसमें 37 लिखेंगे, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें कौन सा सही है, ए और डी ई, ए डी ई ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन डी में है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, ऑप्शन डी सही होगा। 19 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 20 का आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन 20 का जवाब दीजिए। संजय बोल रहे हैं 19 का डी। 20 का जवाब आप लोग दीजिए। हरज्योत को लगता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों है, यानी वर्ग जो है एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों है। वह वैन हेले के ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर है, स्तर 0 पर यानी दृश्यीकरण पर है, स्तर 1 यानी विश्लेषण पर है, स्तर 2 यानी संबद्धता पर है, या स्तर 0 और 1 दोनों पर है। वैन हेले हमने 2 बार पढ़ा चुके हैं। वैन हेले ने कितने स्तर दिए हैं भैया, 4 स्तर, 5 स्टेज दिए हैं। स्तर 0 में क्या कहे हैं, चक्षुषीकरण यानी विजुअलाइजेशन, यानी बच्चा आकृतियों को देखकर पहचानेगा, उसके भुजाओं के आधार पर पहचानेगा। और स्तर 1 में उन्होंने क्या किया, कहा है, विश्लेषण कहा है। बच्चा आकृतियों को कैसे पहचानेंगे भैया, बच्चे जो है आकृतियों को गुणों के आधार पर पहचानेंगे, चित्र भी बना लेंगे इसमें। और स्तर 2 में कौन सा है भैया, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल डिडक्शन है। इसमें बच्चे क्या करेंगे, गुणों के बीच में संबंध स्थापित कर लेंगे। और लेवल 3 में क्या है, औपचारिक है, इनफॉर्मल डिडक्शन है। इसमें बच्चा क्या करेगा, परमेय और उपरमेय को सिद्ध कर लेगा। और दृढ़ता है 5वें नंबर पर, इसमें क्या होगा, यानी कि ज्यामिति चिंतन के आधार पर आकृतियों को पहचानेगा और आकृतियों के बीच में जो छिपे हुए भाव है उनको भी वो कल्पना कर लेगा। तो ये क्या कर रहे हैं भैया, वो कह रहा है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों है। अगर भैया वर्ग और समचतुर्भुज और आयत के बारे में जान रहा है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर ले रहा है, तभी तो कह रहा है कि वर्ग जो है एक समचतुर्भुज भी है और एक आयत भर है। तो कौन से स्तर पर है भैया, यानी स्तर 2 पर है, यानी कि संबद्धता पर है। तो स्तर 2 पर है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन सी इसमें हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया इसमें, ऑप्शन सी सही होगा। इक्कीस का आप लोग जवाब दीजिए। निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है। निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्षण क्या है। फाउंडेशनल न्यूमेरिसी, यानी कि बुनियादी संख्या का ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है। गणितीय चिंतन का विकास करना है, संख्याओं को पढ़ना और लिखना है, आकृतियों का आलेखन करना है, दैनिक जीवन में मापन करना है। यानी कि निपुण भारत के अनुसार, मिशन के अनुसार जो है गणित कैसा है, गणित चिंतन के आधार पर आधारित है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, यानी गणितीय चिंतन का विकास पर आधारित है। किस पर आधारित है, गणितीय चिंतन के विकास पर। क्योंकि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं भैया, जब गणित पढ़ रहे हैं तो गणित को क्या करना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। भैया संजय बता रहे हैं कि ऑप्शन 21 में बी सही होगा। कैसे बी सही होगा भैया, कह रहा है कि संख्याओं को पढ़ना और लिखना, बच्चा जो है संख्याओं को पढ़ना लिखना तो सीखेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गणित में क्या है, तर्क करना और क्या करना है, चिंतन करना। तभी तो हमारी सोच डेवलप। गणित किस पर आधारित है, गणित अमूर्त पर है ना। तो कौन सा होगा, यानी हमें गणित के चिंतन का, अगर जब हम चिंतन करेंगे तो भी हमें
संख्याओं को पढ़ और लिख सकते हैं और आकृतियों का आलेखन भी कर सकते हैं। लेकिन आयत, वर्ग, त्रिभुज ये हम बना सकते हैं, दैनिक जीवन में मापन कर सकते हैं। गणित के जब हम चिंतन कर पाएंगे तभी अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन है? ऑप्शन ए है। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया? ऑप्शन ए सही है। प्रियंका जी ने बताया कि ऑप्शन ए इसमें सही है। 22 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। एक शिक्षक कहता है कि गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरसता रखता है। निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने के लिए लक्ष्य के शिक्षक का संकेत कर रहा है। यानी शिक्षक का संकेत कर, व्यवहारिक लक्ष्य है, सौंदर्य परक लक्ष्य है, ज्ञान मीमांसात्मक लक्ष्य है, प्रयोगात्मक लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य इसमें है भैया? व्यवहारिक क्या है? इसमें पॉजिटिव पूछ रहा है। व्यवहारिक क्या है? नेगेटिव है। सौंदर्य परक हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ज्ञान मीमांसात्मक लक्ष्य क्या है? माइनस, यानी निगेटिव वर्ड है। प्रयोगात्मक क्या है? निगेटिव वर्ड। तो कौन सा सही है भैया? इसमें ऑप्शन बी सही है। यानी सौंदर्य परक कहीं भी आपको मिले ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। कैसा है? पॉजिटिव है। और इसमें हमें पॉजिटिव पूछ रहा है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हमारा सौंदर्य परक लक्ष्य होगा, यानी बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। सौरभ बता रहे हैं ऑप्शन बी इसमें सही होगा। 23 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। 23 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गणित प्राथमिक कक्षा में जो गणित है उसमें पाठ्य पुस्तक में जो सम्मिलित किए जाने वाले सर्वाधिक उपयुक्त कौन से हैं? निश्चित समय सीमित में प्रत्येक विषय पाठ को पूरा किया जाए, यानी सर्टेन टाइम, यानी फिक्स टाइम में क्या कह रहा है? विषय पाठ को पूरा किया जाए। ये क्या है? निगेटिव बोल रहा है। प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य और वर्कशीट का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तक में ये होना चाहिए। विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किस्से, पहेलियां और चित्र भी होने चाहिए। भाई सही है, तभी तो ये रोचक होगा। हल किए गए विभिन्न उदाहरणों के बाद अभ्यास प्रश्न भी होना चाहिए। यानी तीनों सही है। तीनों में से सबसे अच्छा, यानी सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? ये तो गलत हो गया कि निश्चित समय में किसी विषय पाठ को पूरा करना है। जब हम सर्टेन टाइम में पूरा करेंगे, यानी निश्चित समय में फिक्स टाइम में पूरा करेंगे, तो ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। कहीं भी आपको फिक्स मिल जाए तो क्या होगा? गलत होगा। प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य और वर्कशीट का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना चाहिए, तो बात भी सही है। और कह रहा है विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किस्से, पहेलियां और चित्र भी होने चाहिए। डी नंबर बोल रहा है हल किए गए हुए विभिन्न उदाहरणों के बाद अभ्यास प्रश्न भी होना चाहिए, यानी तीनों होना चाहिए। तीनों में सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अगर भैया किस्से देंगे, पहेलियां देंगे और चित्र देंगे तो बच्चे इसमें क्या करेंगे? तर्क और विचार करेंगे, तर्क और चिंतन करेंगे ना। और ये वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ा रहे हैं, तो वास्तविक जीवन से अगर हम पाठ्य पुस्तक रिलेटिव बनाएंगे तो हमारा क्या होगा भैया? पॉजिटिव होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है? तो ऑप्शन सी इसमें सबसे बढ़िया है। 24 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। कह रहा है एक प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी योग समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। जो नीचे दिए गए हैं उसके आधार पर हल करता है। निम्नलिखित में से योग के किन गुणधर्म या गुणधर्मों का उपयोग विद्यार्थी ने समस्या का हल करने में किया गया? क्रम विनिमय का मतलब है ये कैसा होता है? अगर हम a प्लस बी लिखें चाहे b प्लस ए लिखें, ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी संख्याओं के क्रम को हम बदल सकते हैं। ये सिर्फ किस पर आधारित होता है? क्रम विनिमय, यानी कि जोड़ पर और गुणा पर, भाग और घटाने पर आधारित नहीं होता। जैसे हम भैया a गुणे b लिखें और चाहे हम b गुणे a लिखें ना भैया, ये क्या है? क्रम विनिमय है। ये कौन सा क्रम है? क्रम विनिमय है। यानी कि किसी भी संख्या ने चाहे 2 से अधिक हो या 3 से अधिक हो, अगर उनके क्रम को बदल दिया जाए, चाहे गुणा करें चाहे हम जोड़ें, तो दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर कह रहा है
बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है भैया, जैसे हम लिखते हैं कि ए बी प्लस सी, इसका मतलब क्या होता है भैया, ए का गुणा एक बार हम बी में करेंगे यानी ए बी होगा, और प्लस ए का गुणा एक बार ए सी में करेंगे यानी ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या कर रहे हैं भैया, बांट दे रहे हैं। तो इसका गुणधर्म क्या है, ए बी प्लस सी, तो जब हम अंदर गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फिर कह रहा है भैया सहचर्य गुणधर्म, सहचर्य गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे ए हुआ और क्या लिखेंगे बी, अगर हम प्लस सी लिख दें, और चाहे हम ए प्लस या बी प्लस सी लिख दें, ये क्या है, सहचर्य नियम है, दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, ये भी गुणे पर आधारित होता है। और जैसे ए लिखे गुणे बी लिखे और गुणित कोष्टक में बंद करके सी लिखे, या ए गुणे क्या लिखे बी गुणे सी लिखे, ये क्या है भैया, सहचर्य नियम है। और क्या कह रहा है, योग प्रतिलोम गुणधर्म, योग प्रतिलोम का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या हम लिए हैं उसका निगेटिव क्या होता है, योग प्रतिलोम, यानी कि जब हम इसको और माइनस ए को जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर होता है, नहीं जीरो के बराबर। योग प्रतिलोम किसके बराबर होता है, जीरो होता है। जैसे 5 लिए तो इसका क्या होगा, योग प्रतिलोम -5 होगा। अगर 14 लिए तो इसका योग प्रतिलोम क्या होगा, -14 होगा। ओके, आप लोग समझ गए, यानी कि कह रहा है अपक्रम में आप लोग समझ गए, और बंटन गुणधर्म भी समझ गए, सहचर्य गुणधर्म और योग प्रतिलोम में। अब बच्चा क्या कर रहा है, 4 + 6 + 14 और 4 + 6 + 14, देखिए ये सेम टू ऐसे लिख रहा है, यानी ये सहचर्य नियम का पालन कर रहा है। फिर दूसरे वाले में देखिए 10 + 14 लिखे, चाहे 14 + 10 लिखे, ये क्या कर रहा है, क्रम विनिमय कर रहा है। तो इसमें कौन सा सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है। किस ऑप्शन में ए सी है, तो किस ऑप्शन में ए सी है, तो ऑप्शन डी में है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। 25 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। और गणितीय चिंतन का विकास के जरिए किया जा सकता है, यानी गणितीय चिंतन के से क्या किया जा सकता है, बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने, दिए गए सूत्र के आधार पर प्रश्नों का हल करने। कहीं भी आपको फार्मूला सूत्र दिया है वो क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है, तो इसको हम हटा देंगे। सैंपल पर पहाड़े लिखेंगे, पहाड़े को लिखना मतलब याद करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। पर्यावरण से चित्रांश बनाने के लिए, बात तो सही है, ये भी सही है और ये बड़े, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए, गणित से रिलेटिव मतलब कि ढूंढना है आंसर। यानी गणित चिंतन का विकास किसमें होगा, अगर बच्चों के साथ हम गणितीय खेल खेले, जैसे सांप या लूडो खेले, तो उसमें गिनतियां दी होती है ना, उसमें हम क्या करेंगे, गणितीय विचार, हमारे विचारों का विकास होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बच्चों, यानी कि बच्चों के साथ गणितीय खेल। पर्यावरण से चित्रांश बनाएंगे, भैया हम पर्यावरण यानी ईवीएस तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो सबसे अच्छा इसमें क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, क्योंकि हम जब कोई भी गणितीय खेल खेलते हैं तो हमारे गणितीय चिंतन का विकास होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन ए इसमें सही है। अगले सवाल का जवाब आप दीजिए। कह रहा है दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है, एक क्या है भैया, अभिकथन है, और दूसरा क्या दिया है, रीजन यानी कारण दिया। अभिकथन में कह रहा है कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता का बोध का अनुभव करते हैं, बात तो सही है भैया, गणित में क्या होता है, बच्चों का भय लगता है और असफलता का बोध का अनुभव, ये कथन तो सही दिया है। ये कह रहा है जेंडर विभिन्नता गणित भय के कारण है, भैया क्या जेंडर गणित में भय के कारण है, जेंडर भय के कारण नहीं है, कि गणित पदानुक्रमित होता है, गणित संचयी प्रकृत होता है, गणित प्रतीकात्मक आधार पर आधारित होता है, ये सब हमारे क्या है, गणित के भय के कारण है। तो इन्हीं की कारण हमारा गलत है और अभिकथन सही है, तो इसमें कौन सा सही होगा, सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। अगले सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। कह रहा है 27 नंबर, एक प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी व्याकरण पर एक समस्या निम्नलिखित रूप से हल करता है, एक समस्या दी गई है उसे हल करता है। 301 - 30, कोई नहीं कि 301 में से 30 को घटाता है तो कितना बचता है, 331 बचता है, यानी कह रहा है 301 में किसको घटा रहा है,
30 को घटा रहा है जी, यानी 1 लिख रहा है, फिर 3 लिख रहा है, यानी 3। वो क्या नहीं कर पा रहा है, यानी जीरो को नहीं समझ पा रहा, जीरो को नहीं। ये जो जीरो है, अगर इसको हम जोड़ में 0 3 लिखते हैं तो यही लिखते हैं। यही कहने का मतलब है कि बच्चा जैसे जीरो का उपयोग एडिशन में करता है, उसी तरह से घटाने में कर रहा है। इस प्रकार के त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उपयुक्त है भैया? विद्यार्थी कक्षा में लापरवाह है और ध्यान नहीं दे रहा। बच्चे के बारे में कभी नहीं कहना कि बच्चा लापरवाह है, बच्चा लापरवाह नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है, निगेटिव है। विद्यार्थी ने शून्य के योग की अवधारणा का व्याकरण में अति सामान्यीकरण कर रहा है, यानी जैसे व्यवहार जीरो का जोड़ में करता है, उसी प्रकार से बच्चा जो है घटाने में जीरो को कर रहा है। जैसे जीरो में 3 को कर रहा है तो क्या लिखा 3, अगर जोड़ेगा भी तो जीरो में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 3, यानी कि शून्य का योग की अवधारणा का व्याकलन जो है अति सामान्यीकरण कर रहा है, यानी योग में भी जैसे करता था वैसे व्याकलन मतलब घटाने में भी कर रहा है। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। विद्यार्थी योग करना नहीं जानता है, विद्यार्थी योग करना नहीं जानता। अगर विद्यार्थी योग करना नहीं जानता है तो घटाने में कैसे कर रहा है? ये बात गलत बोला है। विद्यार्थी ने पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है। बच्चा का पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो रटने पर आधारित हो जाएगा, निकंठस्थ पर आधारित हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इसमें कौन सा सही है भैया? ऑप्शन इसमें भी सही है। अब 28 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। कह रहा है गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिरे वाली होती हैं विकसित करते हैं। किस पर विकसित करते हैं? जो खुले वाले प्रश्न हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हम बोले, अगर जैसे लिख लेते हैं कि 36, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं 36 है, तो कह दें कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चा इसमें क्या करेगा? चिंतन करेगा। तो उसके क्या है? संरचनात्मक क्रिया वृद्धि होंगी, यानी गणितीय चिंतन का विकास होगा। तो अब इसमें कोई बच्चा बोलेगा कि 9 चौक 36 होता है, तो कोई बोलेगा 12 तिहाई 36 होता है, और कोई बोलेगा 6 छंग 36 होता है, और कोई बोलेगा 36 का नाम 36 होता है। यानी कोई लंबाई 6 बता रहा है तो कोई चौड़ाई 1 बता रहा है, फिर लंबाई 9 और चौड़ाई 4 बता। यानी सबके उत्तर क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। इससे बच्चा क्या कर रहा है? अपने दिमाग में रचना कर रहे हैं, यानी कि चिंतन कर रहे हैं। तो इस यानी कौन सा होगा? अपसारी चिंतन होगा। अपसारी चिंतन का मतलब क्या होगा? अगर जिसका आंसर 1 से अधिक बार आए उसे क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन करते हैं। अभिसारी चिंतन का मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर केवल एक ही आए, यानी सभी का आंसर आए, उसे अभिसारी कहते हैं। अभिसारी हमेशा क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है, और अपसारी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये किसमें होगा? अपसारी। क्या ये अभिसारी चिंतन है? अभिसारी चिंतन नहीं है। खुले ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है? एक सवाल का जवाब 1 से अधिक बार होना चाहिए। और बंद सिरे वाले प्रश्न का होता है क्या होता है? वो अभिसारी पर आधारित होता है, यानी कि एक क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना है उसका फिक्स आंसर होना चाहिए, नहीं केवल एक आंसर होना चाहिए। ये अभिसारी पर नहीं आधारित है, ये सृजनात्मक आधारित है, यानी बच्चा क्या होगा? सृजन करेगा, यानी निर्माण करेगा आंसर का। अपसारी चिंतन है, ये बात तो सही कह रहा है, यानी अपसारी चिंतन है। और प्रक्रियात्मक प्रवाह है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? सृजनात्मक है और अपसारी चिंतन, यानी बी और सी किसमें है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा भैया? सही होगा। प्रियंका ने बताया कि 28 में ए सही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 29 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। कह रहा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखे या सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित। पहला ऑप्शन बोल रहा है बच्चों को पाठ पुस्तक की समस्याओं को हल करने में आनंद आना चाहिए। बात तो सही है, रुचि होनी चाहिए तभी तो बच्चा सवाल को हल करेगा। बच्चों को गणित पहेलियों को हल करने में आनंद आना चाहिए, यानी पहेलियां रहेंगी, गणितीय खेल रहेंगे, तब भी बच्चा एंजॉय करेगा। गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सकता है भाई, चाहे बचपन से लेकर पूरा बुढ़ापे तक, जब तक मरेंगे नहीं तब तक उसमें गणितीय होंगे और गणितीय उपयोग होगा और आनंद भी लेंगे, ये भी बात सही है। गणित में आकलन आनंददायक हो सकता है,
नहीं भैया इसमें चारों ऑप्शन सही है, लेकिन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार बताना है। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चा वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। तो गणित का जीवन भर उपयोग होता है और इसका आनंद दोनों लिया जा सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखे। बच्चे जब जिन्हें की गणित का उपयोग क्या होता है? जीवन भर होता है और आनंद लेते भी हैं। तो कौन सा ऑप्शन इस पर सही है? ऑप्शन सी इसमें सही है। अब 30 नंबर का जवाब आप लोग दीजिए। गणित के शिक्षक के शिक्षा शास्त्री विषय वस्तु ज्ञान में सम्मिलित है। कौन सा विषय वस्तु है जो गणित शिक्षक के शिक्षा शास्त्री में सम्मिलित है? शिक्षा के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग होना चाहिए, करके सीखने पर होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं और आकलन युक्तियों का उपयोग करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, ये भी सही है। भिन्न भिन्न गणित के पुस्तकों के नाम पता करना चाहिए। नहीं, हम गणित के पुस्तकों का नाम याद करके क्या करेंगे? उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ऑप्शन गलत होगा। विषय विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए, शिक्षक को विषय के बारे में क्या होना चाहिए? गहरी समझ होनी चाहिए। यानी विशिष्ट जानकारी होगी तभी तो उचित ढंग से पढ़ा पाएंगे। इसमें ए और बी, डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। भैया आप लोग बताएंगे 30 क्वेश्चन में किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? अविनाश अभी जुड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग दीदी। ये भैया क्लास जो है 6 AM से चलती है ना, आप लोग सुबह से ही जुड़िए और क्लास में आइए, उपस्थित होइए और क्लास को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। प्रियंका यादव ने बताया कि ऑप्शन सी इसमें सही है। अरे भैया ऑप्शन सी इसमें कैसे सही होगा? पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आप सी दे रही हैं, नंबर तो लिखी नहीं है। इन्हीं नंबर तो लिखा करिए ना, कौन सा इसमें सही होगा। ये कक्षाएं आप लोग की कब तक चलेंगी? जब तक एग्जाम नहीं होगा ना। हाँ, अभी आंसर आप दिए हैं, डी इसमें सही होगा। ओके प्रियंका यादव जी। देखिए भैया अब हम अगले सेक्शन में आप लोग से मिलते हैं इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।